जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो हमारा फर्स्ट चैप्टर था फ्रॉम मेडिवल इंडिया, जहाँ पे हमने मुस्लिम इन्वेजन के बारे में ये चैप्टर पढ़ा एंड वी गॉट टू नो कि सबसे पहले जो इन्वेडर्स थे दे वर अरब्स एंड देन केम द टर्क्स। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्लेव डिनेस्टी बिकॉज द लास्ट दिस मोहम्मद गौरी, there was a slave of Muhammad Gauri, Qutbuddin Aibak, who he left with his legacy, and Qutbuddin Aibak then established the Delhi Sultanate, or under the Delhi Sultanate we can say the slave dynasty. Why the name is slave dynasty? Because he was a slave, so the name slave dynasty arose. And there was another slave of Muhammad Gauri who was known as Bakhtiyar Khalji, and he conquered over Bengal and Bihar. So, and this Qutbuddin Aibak established a dynasty in Delhi. So these 5 will be the parts of whatever we are going to read further, will be the parts of Delhi Sultanate. And then we will jump to the Mughal Empire because Mughal will overtake the Delhi Sultanate. ठीक है, so this was a quick recap, and now we will move to slave dynasty. So the first question of slave dynasty says, the very first question is, who was the founder of slave dynasty? So it was Qutbuddin Aibak. ठीक है, now it has been easy for you. So it was Qutbuddin Aibak. Slave dynasty was the first of 5 unrelated dynasties to rule India during the Sultanate period from 1206 to 1290. because यहाँ से क्या हुआ, गौरी के बाद से मुस्लिम जो रूल था वो स्टार्ट हुआ इंडिया में. मोहम्मद बिन कासिम आया था तो उसका कोई एजेंडा नहीं था टू रूल इन इंडिया, वो प्लंडर करने आता था. बट देन अ रूल एस्टैब्लिश्ड. इससे पहले जो रूल होता था वो राजपूत्स कर रहे थे, या फिर बीच के पीरियड में हमने देखा कि कुछ बाहर से भी लोग आए थे. उससे पहले अलेक्जेंडर का भी इन्वेजन हुआ था, तो वो इन्वेजन्स हुए, बट यहाँ पे सेटल डाउन होके रूल इंडो ईरानियंस इंडो ग्रीक्स ने ज़रूर किया. बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया विद द सोसाइटी बिकॉज दे अडेप्टेड टू आर कल्चर. बट आफ्टर ये पीरियड को इतना सेग्रीगेट या सेपरेट क्यों किया गया? क्योंकि एडेप्शन का लेवल कम था और जो भी उनका कल्चर था वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ. ठीक है, इसलिए पीरियड थोड़ा डिस्टिंक्टली फेज पीरियड माना जाता है. इससे पहले भी अदर देन इंडियंस ने रूल किया है जिन्होंने इन्वेड किया है, बट वो बहुत डिस्टिंक्टिवली पीरियड नहीं था क्योंकि वो यहाँ आकर यहाँ की चीज़ों को उन्होंने अपनाया. कुछ चेंजेस आए, जैसे इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर चेंजेस रहे, गांधारा स्टाइल ऑफ आर्ट इंट्रोड्यूस हुआ, बट यहाँ से थोड़ा सा सोसाइटी के लेवल पे चेंज आना शुरू हो गया था. ठीक है, so slave dynasty was the first of 5 unrelated dynasties to rule India, and it was during the Sultanate period from 1206 to 1290. ठीक है, 1206 to 1290 मतलब ये स्लेव डिनेस्टी का पीरियड की बात हो रही है. कुतुबुद्दीन ऐबक ascended the throne of Delhi in 1206, and उनके साथ ही एक नया लाइन ऑफ सक्सेसिव किंग्स का उदय होता है एज अ स्लेव डिनेस्टी इन इंडियन हिस्ट्री. कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके जितने भी सक्सेसर्स रहे वो अपने रेस्पेक्टिव प्रेडेसर्स के स्लेव रहे थे. ठीक है, देन हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डिनेस्टी? सेम क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक. इनका नाम गुलाम डिनेस्टी भी, हिंदी में इसको गुलाम डिनेस्टी भी बोलते हैं स्लेव डिनेस्टी को. एंड ही रूल फ्रॉम 1206 टू 1210. उन्होंने अपनी कैपिटल 2 जगह बनाई थी, पहली लाहौर में और बाद में उसको दिल्ली शिफ्ट किया. ऐबक जो था वो तुर्किस्तान में पैदा हुआ था. दो ही वॉज अगली इन अपीयरेंस, ही वॉज इंटेलिजेंट एंड इम्प्रेसिव इन बिहेवियर. ही वॉज टेकन एज अ प्रिजनर एंड सोल्ड टू द काजी ऑफ निशापुर नेम्ड फकरुद्दीन एज अ स्लेव इन हिज चाइल्डहुड. ठीक है, तो उसको पहले वो प्रिजनर रहा, उसके बाद उसको बेच दिया गया टू द काजी ऑफ निशापुर जिनका नाम था फकरुद्दीन, और वहाँ पे इसको एज अ स्लेव बेचा गया बचपन में ही. एंड ही वॉज टेकन केयर एंड प्रोवाइडेड विद प्रॉपर एजुकेशन. वहाँ पे उसका पूरा ध्यान रखा गया
उसको प्रॉपर एजुकेशन मिली, मिलिट्री ट्रेनिंग मिला बाय द काइंड हार्टेड काजी, बिकॉज दिस काजी नेम्ड फखरुद्दीन अहमद वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन. दो कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज सोल्ड हिम एज अ स्लेव, स्टिल ही प्रोवाइडेड हिम विद एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रॉपर जो भी उनका रहा होगा, the residence, the food, everything. And by kind-hearted Qazi. But soon after the death of Qazi, his son sold Aibak to Mohammad Ghauri. लेकिन जैसे ही काजी की मृत्यु होती है तो जो उनके बेटे होते हैं काजी के, वो इसको बेच देते हैं गौरी को. ठीक है, तो पहले इसको बेचा गया एक काजी को, उस काजी ने तो इसके अच्छे से ध्यान रखा, उस काजी के बाद इसको बेचा गया मोहम्मद गौरी को. बट तब तक ही वॉज वेल ट्रेंड, ही वॉज ग्रोन अप. Now, he was well versed in Islamic theology, horse riding, swordmanship. तो इसके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें थी. इस्लामिक थियोलॉजी थी उसके पास, वो चाहिए था. हॉर्स राइडिंग, घोड़ा चलाना आ रहा है इसको, घोड़ा दौड़ाना आ रहा है, तलवार चलाना आ रहा है. उसकी स्किल्स और क्वालिटीज़ की वजह से ही सून अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ हिज मास्टर, एंड उसको इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से उसको एक कमांडर बनाया गया ट्रूप का. Shortly afterwards battles, he was promoted to the post of आमिर अखुर. तो उसके बाद कुछ बैटल्स के बाद इसको आमिर अखुर का खिताब दिया गया. द मास्टर ऑफ द रॉयल स्टेबल, आमिर अखुर मतलब कि जो रॉयल अस्तबल जो होता था उसका हेडमैन बनाया गया. व्हेन गौरी इन्वेडेड इंडिया, Aibak came with his master and provided him with his active support during the battles. तो जब गौरी इंडिया प्लंडर करने आता था, इन्वेड करने आता था, तो ये इसके साथ आता था और इसकी मदद करता था. The success of his master by and large depended on his military skill. गौरी was immediately pleased with him. तो गौरी को लगता था कि उसकी सक्सेस के पीछे एक रोल इसका भी है. So he was very pleased with this man and appointed him as the governor. तो इसने उसको, गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडियन एम्पायर के गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया. देखिए आप स्टोरी डेस्टिनी देखिए, हम लोग सोचते हैं कि हम वी कैन नेवर, समटाइम्स इट कम्स टू आवर माइंड दैट वी कैन नेवर डू एनीथिंग. ही वॉज अ स्लेव, ही वॉज सोल्ड 2 times, और मे बी इतना हिस्ट्री में लिखा है, मे बी उससे ज़्यादा भी हो सकता है. एंड ही नेवर वुड हैव थॉट कि ये गुलाम जो रह रहा है, हर जगह गुलाम की तरह ही बेचा गया, and he would become something. Okay, he will have a name in the history. And इसका नाम आप देख ही रहे हैं, आप कितनी बार इसको रिपीट करेंगे इसका नाम. he has this name in history, right? So इसीलिए never think low. You never know कि कब डेस्टिनी उसको जो जितने कम रिसोर्सेज में उसने जो सीखा, जो उसको मिला, वो उसके काम आया. ठीक है, तो नेवर स्टॉप लर्निंग एनीथिंग एंड नेवर मैनिफेस्ट फॉर समथिंग कि कुछ नहीं होगा. ठीक, थिंग्स गेट बेटर एंड यू नेवर नो आप कब हिस्ट्री बना लो. सो दिस इज़ जस्ट अ मोटिवेटिंग हिस्ट्री, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया, बिकॉज दे केम टू इंडिया, दे रूल्ड ओवर इंडिया. सो आई वुड नॉट से दैट वॉज वेरी गुड, बट एज अ पर्सन these kind of stories are motivating. Mr. Abdul Kalam, the kind of story is a motivating thing. Why I am saying this? Because this journey is sometimes very regressive. We keep coming, leaving our careers back, और फिर यहाँ आके जब कुछ सालों तक कुछ नहीं होता है, so we get devastated with the things. So never get devastated. Whatever you are getting here is also a resource for you. Fine. तो फिर क्या होता है कि इन 1206 AD ऑन इज वे टू गजनी, जब 1206 AD में जब ये गजनी वापस जा रहे थे, तो गौरी की मृत्यु हो जाती है. और इसका जो एम्पायर है वो इसके स्लेव्स ही, क्योंकि उसने बहुत सारे स्लेव्स रखे हुए थे, वो स्लेव्स ही उसको इनहेरिट कर लेते हैं. एज ही हैड नो सन टू सक्सीड हिम, क्योंकि इसका खुद का कोई बेटा नहीं होता है जो उसको सक्सीड करता. Aibak, who was a viceroy of his Indian empire, was invited by the amirs of Lahore to assume the power. तो उस टाइम पे ऐबक कौन था? जो इंडियन जहाँ इंडिया वाला जो रीजन जो गौरी ने जीता था उसका गवर्नर था. ठीक है, तो वहाँ के जो अमीर्स थे उन्होंने ऐबक को बोला कि जो उसकी पावर्स हैं बेसिकली, क्योंकि गौरी वॉज डेड, तो उसकी पावर्स को एज्यूम करे, कोई ना कोई तो चाहिए अब यहाँ के लिए, तो इसको राजा बनाने के लिए बोला. ही बेस्टोर्ड द टाइटल ऑफ मलिक एंड सूबेदार ऑन हिमसेल्फ. तो उसने खुद को मलिक और सूबेदार का टाइटल दिया.
मोहम्मद गौरी हैड नो मेल सक्सेसर टू इनहेरिट हिज एम्पायर, अब इसका भी कोई मेल सक्सेसर नहीं था, तो उसका नेफ्यू गयासुद्दीन महमूद असेंडेड द थ्रोन ऑफ गौरी आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के पास तो कोई मेल सक्सेसर था नहीं, तो फिर गयासुद्दीन महमूद ने थ्रोन असेंड किया आफ्टर द डेथ इन 1206 AD। ठीक है, नेक्स्ट, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन एज लाख बख्श। लाख बख्श किसको बोला था? कुतुबुद्दीन को बोला था। क्यों बोला था? ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया हु रूल्ड फ्रॉम हिज कैपिटल इन दिल्ली एंड ही पैट्रनाइज स्कॉलर्स जैसे कि हसन निज़ामी, फ़क़ह मुदब्बिर, बोथ ऑफ होम डेडिकेटेड देयर वर्क्स टू ऐबक। ऐबक पहला मुस्लिम रूलर था जो सेटल हुआ इंडिया में, और उसने ही रूल्ड अनलाइक द अर्लियर मुस्लिम्स, जो पुराने मुस्लिम्स थे उनकी तरह उसने रूल नहीं किया, हु कम एंड ओनली प्लंडर एंड रेड एंड गो अवे। तो वो उसका अब यहाँ पे उसको रूल करना था, ही वांटेड टू सेटल, ही वांटेड टू एस्टेब्लिश द डायनेस्टी। तो अब उसका रोल ये नहीं था कि वो सिर्फ प्लंडर करे, रेड करे। दो हिज टेन्योर एज अ रूलर वॉज ओनली 4 years, सिर्फ 4 साल ही उसने रूल किया, बट मोस्ट ऑफ देम वर स्पेंट इन डीलिंग विद द रिवोल्ट्स ऑफ नोबल्स। बट वो पहली बार ऐसा हुआ कि पहली बार यहाँ का कोई इंडियन रूलर बना बाहर से आके, तो 4 साल जो उसके टेन्योर के रहे वो उसी में निकल गए, जो भी इस टाइम पे इनके नोबल्स के बीच में इश्यूज होते थे वो सब सॉल्व करने में। एंड like Tajuddin, Nasiruddin, Kubach, and a few Hindu chiefs, yet he established a firm administrative system. फिर उसने शुरुआत की कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क की दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ये दोनों चीज़ें उसके टाइम के आर्किटेक्चर भी बताती हैं कि देन ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में, देन 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया अजमेर में। इसके साथ ही कुतुब मीनार का फाउंडेशन भी इसने रखा, इसीलिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे ही उसको कुतुब मीनार नाम पड़ा था। सो ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार विच वॉज कम्प्लीटेड बाय हिज सक्सेसर। बाद में इसके सक्सेसर इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट किया। इसको लाख बख्श इसकी जनरोसिटी के लिए बोलते थे। उसने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही नेवर टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। ओके, टाइटल उसने खुद से कभी सुल्तान का नहीं लिया, बिकॉज ही ऑलवेज सेड कि ही इज़ द स्लेव ऑफ गौरी एंड ही इज़ रूलिंग दिस डायनेस्टी ऑन बिहाफ ऑफ गौरी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या है ये? तो ये एक मॉस्क है। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू बिल्डिंग द फेमस कुतुब मीनार। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ने तो शुरू किया, इसके टाइम पे आगे कंप्लीट हुआ, इसके टाइम पे जो ऊपर की 2 मीनारें गिर गई थी इसने फिर से बनवाई। ठीक है, और इसने कुछ नहीं किया, गयासुद्दीन तुगलक। सो तुगलक वॉज अ डिफरेंट डायनेस्टी जिसने इसके बाद टेक ओवर किया, तो उसमें फिरोज शाह तुगलक ने हेल्प किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इल्तुतमिश एडेड 3 stories to the tower. The topmost story was damaged by lightning, which was rebuilt by Firoz Shah Tughlaq, and he built 2 floors. Ghiyasuddin Tughlaq contributed nothing to its construction. The capital of Kutubuddin Aibak was, so it was Lahore. After the death of Gauri in 1206, his general Kutubuddin Aibak, who was in charge of Lahore and North Indian possessions, was invited by the emirs of Lahore to assume the powers of Gauri. कुतुबुद्दीन रूल्ड इनिशियली फ्रॉम लाहौर, बाद में उसने अपने कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया। ताजुद्दीन यिल्दुज़, गवर्नर ऑफ किरमान, असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली गजनी। इट सीम्स दैट इट वॉज द डिज़ायर ऑफ गौरी दैट कुतुबुद्दीन ऐबक शुड सक्सीड हिम इन इंडिया। इन हिज ब्रीफ रेन ऑफ 4 years, ही मूव्ड हिज कैपिटल टू लाहौर टू फ्रस्ट्रेट यिल्दुज़ एम्बिशन ऑफ एनेक्सिंग पंजाब। Then he strengthened his position by matrimonial alliances with influence rival Turkish chief. Nasiruddin Kabacha of Multan refused to accept Kutubuddin as the ruler of Delhi. Due to this, Aibak always stayed in Lahore and never got the chance to move to Delhi. ठीक है, तो दिल्ली उसने अपनी कैपिटल बनाई थी, बट यहाँ पे जो केओस चल रहा था उसको संभालने के लिए वो लाहौर में ही रहता था। एंड वहाँ जो नसरुद्दीन कबाचा था वो भी मुल्तान का था, और वो उसने कभी भी ऐबक को राजा नहीं माना। सो ही ऑलवेज स्टेड इन लाहौर,
ठीक है. हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई. अब इनकी मृत्यु कैसे होती है. तो इन ये ही वॉज प्लेइंग चौगान, दिस पोलो वी कैन से, मॉडर्न डे पोलो, एंड while he was playing this chogan, he fall from his horse and he died. ठीक. So in 1210 Qutbuddin Aibak died in an accident while he was playing chogan. He fell from a horse, फिर वो severely injured हुए, and he was buried in Lahore near the Anarkali Bazaar, and he was the founder of the slave dynasty. So he will always be known as the founder of slave dynasty. He was a slave by himself and he founded an empire in India. With his help, Muhammad Ghori founded an empire, but he saved this empire. And now from here, a new dynasty would come up. Who among the following established Delhi as the capital of Sultanate? So now, ऐबक तो कभी आ नहीं पाया लाहौर से दिल्ली because of all the chaos, but Iltutmish established the capital at Delhi. He was the founder of Delhi Sultanate. फाउंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके 4 साल जनरल, फाउंडर फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, बट इनके 4 साल जनरली क्या हुए, उस डिनेस्टी को उसकी नींव रखने में चले गए. तो रियल फाउंडर जो बोलते हैं इल्तुतमिश को बोलते हैं. ऐबक रूल्ड फ्रॉम लाहौर. इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट रियल तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली. सो ही वाज अ तुर्क and he is said to have introduced first Arabic silver and copper currency, which were two basic coins of 175 gain the Sultanate period. In response to the lack of silver, Iltutmish introduced a new bimetallic coinage system in northern India, consisting of an 11-gram silver tanka and copper jittal. तो इनके टाइम पे 2 सिक्के चले, एक चांदी का और एक कॉपर का. फिर बाद में उसकी कुछ कमी हुई तो फिर 2 नाम रखे गए. जो सिल्वर का था उसको नाम दिया गया टंका, और जो कॉपर का था उसको नाम दिया गया जीतल. ठीक है. द दिल्ली वाला was devalued to be on par with the Jital. In 2029, Iltutmish got recognition as the Muslim Sultan of India. फिर 1229 में 9 साल बाद उसको रिकग्निशन मिला इंडिया के सुल्तान के तौर पे. किससे? खलीफा से, क्योंकि जो रिकग्निशन होता था उस टाइम पे वो खलीफा ही देता था. तो खलीफा ऑफ बगदाद ने इसको रिकग्नाइज किया एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली. एंड इल्तुतमिश आफ्टर दैट एज्यूम द टाइटल ऑफ अमीरुल मोमिनी. तो इसने टाइटल लिया अमीरुल मोमिनी या फिर कमांडर ऑफ द फेथफुल. मोमिन जो होता है उसको फेथ बोलते हैं. तो अमीरुल मोमिनी का इसने टाइटल एज्यूम किया, या फिर बोलेंगे कमांडर ऑफ द फेथफुल. एंड हैड द नेम ऑफ खलीफा इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स. दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ हिज लाइफ. तो उसने पहली चीज़ क्या हुई इसके साथ, उसने आते ही कुछ सिक्के विक्के निकाले, कॉइन्स निकाले. उसके बाद जो सिल्वर कॉइन था वो टंका बोला गया, कॉपर कॉइन को जीतल बोला गया. और जब खलीफा ने 1229 में इसको टाइटल क्या बोलते हैं उसको, रिकॉग्नाइज किया एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली. सो ही एज्यूम द टाइटल ऑफ आमिर मोमिनी या फिर कमांडर ऑफ फेथफुल. और वहाँ से और उसने खलीफा का नाम भी उन कॉइन्स पे इंस्क्राइब करना शुरू किया. Who was the first Sultan of Delhi who introduced regular coins and declared Delhi as the capital of his empire? He was Iltutmish. Which one of the following was the capital of the Sultanate during the reign of Iltutmish? So it was Delhi. Who among the following sultans of Sultanate was the first to shift his capital to Delhi? Iltutmish. Who was first Muslim ruler of India? Who was the first Muslim ruler of India? सो ही वॉज इल्तुतमिश. क्यों बोल रहे हैं फर्स्ट मुस्लिम रूलर? बिकॉज इसको रिकग्निशन मिला था फ्रॉम खलीफा. ठीक. सो इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु रिसीव्ड द इन्वेस्टर फ्रॉम खलीफा. ही इन 1229 AD द खलीफा ऑफ बगदाद मुस्तनसिर बिल्ला bestowed on Iltutmish the title of Sultan Azam or Sultan the Great. Thus, in this way, he was the first legally independent Sultan of Delhi.
He was successful in keeping the throne of Delhi safe from the danger of Mongol invasion, as well as from the attacks of both Taj al-Dim Yildiz, also spelled Yildim Yildiz, and Kubacha. Kubacha was the same person जिसने ऐबक को भी सुल्तान नहीं माना था. Okay. And he broke up the Rajput powers in the north and established his supremacy. तो नॉर्थ में राजपूत पावर्स जो थी वो उस टाइम पे उभरी हुई थी, सो उसने उनको भी तोड़ा और यहाँ पे अपनी सुप्रीमेसी दिखाई. एंड ही मेड हिज रूल हेरिडिटरी, issued the coins with his name and made Delhi a beautiful capital. He is said to have introduced the first Arabic silver and copper currency which were two basic coins of 175 gram and the Sultanate period. इल्तुतमिश बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ इलबारी. ठीक है, तो इल्तुतमिश की जो ट्राइब थी उसको इलबारी बोलते हैं, इसीलिए इसको इलबारी डायनेस्टी भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ये. ठीक है, सो इल्तुतमिश की ट्राइब इलबारी थी. यूरेशियन स्टेपे ऑफ तुर्किस्तान में ये हुए थे. 1206 में इल्तुतमिश को अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ बदायूं इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विसेज ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ मोहम्मद ऑफ गौर अगेंस्ट द खोखर्स इन 1205 and 06. Amir Ali Ismail invited Iltutmish for the coronation in Delhi, while the approval of Turkish nobles after the death of Aibak. Iltutmish declared himself the Sultan in 1210 AD. ठीक है, तो after the death of Aibak इसको यहाँ invite किया गया, then he declared himself as the Sultan, who was called a slave of a slave. Iltutmish क्यों बोला जाता था? बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव ऑफ गौरी हु बिकेम द सुल्तान आफ्टर दैट ऑफ गौरी, एंड इल्तुतमिश वॉज अ स्लेव ऑफ ऐबक हु लेटर मैरिड द डॉटर ऑफ ऐबक एंड बिकेम सुल्तान आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो स्लेव था गौरी का और उसका स्लेव इल्तुतमिश था. इल्तुतमिश ने ऐबक की बेटी से शादी कर ली थी एंड ही बिकेम द सुल्तान आफ्टर ऐबक. सो he is called a slave of a slave. पहली women ruler of medieval India कौन थी? So she was Razia Sultan. Razia Sultan, who reigned from 1236 to 1240 AD, had the unique distinction of being the only woman to occupy the throne of Delhi. She was the first female ruler. The Turkish nobles were reluctant to accept a woman as their ruler. तो वो नहीं चाहते थे, टर्किश जो मैन थे वो कभी भी विमेन रूलर को नहीं मानेंगे. सो तब भी वही था एज द रूलर, स्पेशली व्हेन शी चैलेंज द पावर. दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट हर इन 1239 AD एंड when she was trying to curb a rebellion against her by the Turkish governor of Lahore, the Turkish nobles took advantage of her absence at Delhi and dethroned her. After crushing the rebellion in Delhi, Razia began to address issues of governance that had taken a backseat during the 6-month rule by her brother. Thus, she succeeded her father Iltutmish to the Sultanate of Delhi and proved herself as a talented, wise, brave, excellent administrator and a great warrior. During whose reign, Mongol invader Chengiz Khan या Genghis Khan came through the northwest frontier of India. किसके टाइम पे आया था चंगेज़ खान? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि किसके पीरियड में आया था. पहला मंगोल जो इन्वेजन हुआ था वो किसके पीरियड में हुआ था? तो वो स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे चंगेज़ खान आया था पहली बार थ्रू दिस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, and it was during the reign of Iltutmish. So Mongol invader Genghis Khan came through the northwest frontier of India during the reign of Iltutmish, chasing the fugitive ruler of Khwarizm Jalaluddin Mingbumi. Genghis Khan reached the bank of Indus River. Jalaluddin Mingburu sought refuge from Iltutmish. Iltutmish dared not risk the invasion by a dangerous and furious invader like Genghis Khan, so he prudently refused to give asylum to the Mingbuni. Mongol invasion trouble also went back with the prince Mingbuni in 1224 AD. तो स्टोरी ये है कि चंगेज़ खां उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से इंडिया आ रहा है और जो प्रिंस था
दिस मिंगबुर्नी, उसने आके यहाँ पे इल्तुतमिश से पनाह मांगी। बट इल्तुतमिश को पता था कि चंगेज़ खां बहुत ही मतलब डेंजरस रूलर है, फ्यूरियस इन्वेडर है वो, तो वो ये पंगा लेना नहीं चाहता था। एंड देन ही डिड नॉट गिव दिस रिफ्यूज टू दिस प्रिंस, तो उस प्रिंस के साथ वो जो इन्वेजन का जो ट्रबल था वो भी वापस चला गया। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि पहली बार कब मंगोल्स आए, तो इस टाइम पे आए, ठीक है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज़ खां, सो ही वॉज इल्तुतमिश। इन हुज रेन मंगोल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ इंडस, आप देखेंगे 2-3-4 क्वेश्चन तो इससे बनेंगे। इल्तुतमिश। मंगोल्स अंडर चंगेज़ खां इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज़ और गेंगिस खान वॉज, ओरिजिनल नेम था तिमुचिन। Genghis Khan was the Mongolian ruler who played a significant role in Mongolian imperial expansion. The original name of Genghis Khan was Timuchin. Iltutmish appointed his first सूबेदार in Bihar too. तो इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार जो बिहार में इस्टेब्लिश किया, अपॉइंट किया था, वो कौन था, तो वो था मलिक जानी, ठीक है। 1225 AD में इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन अवाज को हराया इन द माउंटेन्स ऑफ राजमहल नियर तेलियागढ़ी एंड एनेक्स बिहार शरीफ एंड बर्ड। अवाज वॉज had accepted the subordination of Iltutmish, so he had appointed Malik Jani as the new सूबेदार ऑफ बिहार, ठीक है। ओके तो आवाज़ ने उसका सबॉर्डिनेशन ले लिया था और उसके बाद उसने मलिक जानी को वहाँ पे सूबेदार बना के बिठाया। हु वॉज बिहाइंड द डीथ्रोनिंग ऑफ रज़िया बेगम, रज़िया बेगम की डीथ्रोनिंग के पीछे किसका हाथ था, टर्क्स का हाथ था। टर्किश नोबल्स वर बिहाइंड द डीथ्रोनिंग ऑफ रज़िया बेगम। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट रज़िया इन द लीडरशिप ऑफ गवर्नर ऑफ भटिंडा मलिक अल्तूनिया एंड रिमूव्ड हर फ्रॉम द पावर। द फुल नेम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बलबन वॉज, बलबन का पूरा नाम क्या था, तो बलबन का नाम था घियासुद्दीन। द नेम ऑफ बलबन वॉज घियासुद्दीन बलबन। ही वॉज 9th सुल्तान ऑफ मामलुक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली। सो देखिए आपने 3 नाम देख लिए, स्लेव डायनेस्टी, इल्बाड़ी और मामलुक। सो मामलुक डायनेस्टी का 9th रूलर था ये। Ghiyasuddin was the wazir and heir of the last Shamsi Sultan Nasruddin. He reduced the power of the treacherous nobility and heightened the stature of Sultan. In spite of having only a few military achievements, he was most powerful ruler of Sultanate between Shamsuddin Iltutmish and Alauddin Khalji. He reached on the post of Amir-e-Shikhar during Razia period. Like Iltutmish, he also was an Ilbadi Turk. Balban married his daughter with Sultan Nasruddin. On his occasion, was given the title of Ulugh Khan. So Balban married his daughter with Sultan Nasruddin. इसने अपनी बेटी की शादी इनसे कर दी, and on this occasion he was given the title of Ulugh Khan and the post of Naib-e-Mamlikat. Balban sat on the throne of Delhi in 1266 AD. Which Sultan of Delhi is said to have followed the policy of blood and iron? This was Balban. It is said that Balban had adopted the policy of blood and iron. The main characteristic of the leadership of Balban was, first, the divine right of kings, and second, the Sultan must be autocratic. According to him, Sultan is a representative of God, Niyamat-e-Khudai, on earth, and his place comes after the Pegambar. तो इसने बोला था कि जो सुल्तान है वो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड की तरह आया है। ही उसको नियामत खुदाई भी बोलते हैं। एंड पैगंबर के बाद जो दूसरा पोजीशन आती है वो सुल्तान की आती है। सुल्तान गेट्स द इंस्पिरेशन एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड टू वर्क। तो सुल्तान को जो भी इंस्पिरेशन मिल रही है वो डायरेक्टली गॉड से मिल रही है। एंड ड्यू टू दिस द पब्लिक एंड द सरदार्स हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज हिज वर्क। तो अब उसने जब खुद ही बोल दिया कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ वो मुझे ऊपर से ईश्वर मुझे या अल्लाह मुझे बता रहे हैं करने के लिए, तो फिर बाकी कोई क्या बोलेगा इसके नाम पर, ठीक है। तो उनको कोई अधिकार ही नहीं था इस काम को क्रिटिसाइज़ करने का, क्योंकि उसने ये घोषित करवा दिया था कि आफ्टर पैगंबर द वन हु एग्जिस्ट इज सुल्तान एंड ही इज़ गेटिंग ऑल द
instructions from the god. Who was the first Muslim ruler to formulate the theory of kingship, similar to the theory of divine right of the kings? तो theory of kingship किसने formulate की थी? तो ये भी बलबन ने की थी. He was the first ruler to propound the theory of kinship, and similar to the theory of divine right of the kings, he said Sultan is representative of God on earth, and his place comes after the Pegambar. Which Delhi Sultan is known for adopting the blood and iron policy? So again Balban. Assertion reasoning का question है. Balban made his government firm, stable and centralized all authority in his hands. He wanted to protect northwest frontier against Mongol invasions. तो इसमें बोल रहे हैं कि आंसर होगा बी, दोनों सही हैं बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. Ghiyasuddin Balban was the ruler of slave dynasty in Delhi Sultanate. He ruled from 1266 to 87 AD, and he assumed the title and power of divine god and took all the powers in his hands. He introduced the custom of Sijda and Pebos. He constructed strong forts at northwest border to defend from the attacks of Mongol. So assertion and reason both are correct, but reason is not the correct explanation. After consolidating his power, Balban assumed the grand title of, तो ज़िल्ले इलाही. ज़िल्ले इलाही का जो टाइटल है वो किसने एज्यूम किया था पहले? बलबन ने. कब किया? आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ ऑल हिज पावर्स. So Balban had established the political model inspired by famed public heroes. He tried to provide highly respected reputation to the reign. He was considered as the representative of God, Niamat-e-Khudai, on the earth. According to Balban, he comes after Pegambar in the dignity. The king is Jille Ilahi, or Jille Ilahi means इमेज ऑफ गॉड. ओके, बिकॉज वो बोलता था कि उसके बाद जो है जो भी कुछ है वो सुल्तान ही, और उसको पावर्स कहाँ से मिल रही हैं उसको, जो ये जो भी कुछ मिल रहा है वो द गॉड इज़ आस्किंग हिम टू डू. सो जिल्ले इलाही का उसने टाइटल लिया बिकॉज इट मेंट इमेज ऑफ गॉड. बलबन वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु एस्टेब्लिश द किंगशिप थियरी एंड ही टोल्ड हिज सन द पोजीशन ऑफ सुल्तान इज़ द सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी. तो उसने जो आगे जो अपनी जनरेशन को पास ऑन किया वो यही किया कि जो पोजीशन है सुल्तान की वो ऑटोक्रेटिक होनी चाहिए. हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया? सो ही वॉज बलबन एंड मेड सम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर हिज कोड एंड स्ट्रिक्टली एनफोर्स देम. Iranian kings were the ideal in his fields and introduced many of their traditions in the code. He introduced the ritual of Sijda and greeting lying on the ground. Sijda का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल लेट के उनको ग्रीट करो. एंड पाइबॉस इज कि जब आप ग्रीट कर रहे हो लेट के, उसके टाइम जब आप उठो तो यू शुड किस द फीट ऑफ द सुल्तान. सो दिस इज सिजदा एंड पाइबॉस. ही इंट्रोड्यूस्ड द रिचुअल्स टू सेलिब्रेट द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बलबन? ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नियामत-ए-खुदाई. सही है. He introduced the Iqtidari system. No. He eliminated the power of Turke-Chehelgani. Okay, चालीसा जिसको बोलते थे. चालीसा मतलब कि 40 लोगों का ग्रुप था, 40, और उसी ग्रुप में से एक था बलबन. सो बलबन न्यू द पावर ऑफ दिस चालीसा क्योंकि वो खुद उस ग्रुप का पार्ट था और उस ग्रुप में से निकल के वो सुल्तान बना. तो उसको पता था कि अगर ये कंसोलिडेट होंगे तो ये फिर से ऐसी चीज़ें फ्यूचर में हो सकती, क्योंकि उसने खुद वही किया था. सो ही एलिमिनेटेड द पावर ऑफ तुर्क-ए-चहलगानी. तो उनकी पावर्स ही वापस ले ली उसने. एंड नियाबत तो खुदाई की उसने थियरी दी थी. एंड ही क्वेल डाउन द रिवोल्ट ऑफ बंगाल. तो ये सारी चीज़ें सही हैं. इक्तादारी सिस्टम इसने नहीं शुरू किया था. एक्चुअल नेम बलबन का था बहाउद्दीन. Nasruddin Mahmud had given the title of Ulugh Khan. Then he assumed the title of Jille Ilahi. इनका टेन्योर 1266 1266 से 1287 तक.
86 तक रहा। बलबन फेमस है फॉर हिज रेन थियरी। हिज रॉयल प्रिंसिपल ऑफ नेचर एंड एसेंस वॉज इंस्पायर्ड बाय द पर्शियन रेन। बलबन डिस्क्राइब द किंग एज नियामत खुदाई। After attaining the power, he abolished the Turk-e-Chahilgani established by Iltutmish. The only revolt in the period of Balban was done by सूबेदार of बिहार तुलगिल खान। ठीक है, तो ये जो तुर्कान चहलगानी है, ये इस्टेब्लिश किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। हटाया किसने? बलबन ने। हाँ, सो द ओनली रिवोल्ट जो इसके पीरियड में हुआ वो सूबेदार, बिहार के सूबेदार ने किया, तुर्गिल खान, इन 1279 सेंचुरी, जो कि क्वैश कर दिया गया बलबन के द्वारा एंड द रेबल्स वर हैंग्ड। द सिस्टम ऑफ इक्तादारी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डिनेस्टी इज विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैज कॉल्ड हिमसेल्फ द हेल्पर ऑफ अ कैलिफ इन इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द मॉस्क एट गढ़ मुक्तेश्वर। ओके, इनमें से किस सुल्तान ने अपने आप को हेल्पर ऑफ कैलिफ बताया? ये इंस्क्रिप्शन मिला है ऑन द वॉल्स ऑफ अ मॉस्क जो कि गढ़ मुक्तेश्वर में है। तो ये थे बलबन, इसने अपने आप को हेल्पर ऑफ कैलिफ बताया एंड ये जो इंस्क्रिप्शन है ये गढ़ मुक्तेश्वर के मॉस्क में इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो this was all about slave dynasty. The next dynasty which we are going to study is Khalji. Alauddin Khalji, a famous character, and there are about 25 questions in that dynasty, so we will complete it. The next video which will be coming up is of Khalji dynasty. ठीक है, so till then you keep revising. अभी थोड़े से typical नाम आएंगे because medieval history शुरू हो गई है, तो यहाँ पे जो नाम है वो थोड़े से typical रहेंगे, आपको याद करने हैं उनको. There is no other option. But I know we'll be able to do it because already हमने पढ़ चुका है. This is just a revision, so it would be done in a easier and faster way. So till then keep revising. Take care. Jai